मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत इंडिया के सवाल के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में महज 5 दिन बचे हैं और वोटिंग से ठीक पहले महायुति में दरार दिखने लगी है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को चुनावी ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी और अब उसके सहयोगी एनसीपी अजित पवार गुट इस चुनावी ब्रह्मास्त्र की हवा निकालने में जुट गई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता को यह भी चुनावी हथियार रास नहीं आ रहा है। महायुति के साथी अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं। दरअसल महायुति की ये दरार इसलिए ज्यादा उभरी है क्योंकि बीजेपी जैसे जैसे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और वैसे वैसे अजित पवार की दिक्कत भी बढ़ रही है क्योंकि सबको अपने अपने वोट बैंक की बचाने की मजबूरी है। और आज हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बिखराव कहीं महायुति के लिए कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में महज 5 दिन बचे हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति में दोनों में कांटे की टक्कर है। इस बीच यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे की जिस नारे को लेकर बीजेपी चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वही नारा महायुति के लिए परेशानी का सबब बन गया है। महायुति के अहम सहयोगी एनसीपी ने इस नारे से अपने आप को किनारा कर लिया है। एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने इस नारे का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। अजित पवार ने 2 टूक कहा है कि महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। तो हमने सबने विरोध किया, मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार हमेशा से हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ रहे हैं, इसलिए उन्हें जनता की मूड को समझने में समय लगेगा। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजित दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजित दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट those who call themselves secularist। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी में भी इस नारे के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। पार्टी नेता पंकजा मुंडे और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने इसका विरोध किया है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की जरूरत नहीं है। हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम बीजेपी से हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी विकास को लेकर चलती है। वहीं अशोक चौहान ने इस नारे को महाराष्ट्र के लिए अप्रासंगिक बताया है, जबकि बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी
बटेंगे तो कटेंगे से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की वकालत की है। देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हो, ये कहाँ बांटने का प्रयास है? कटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। चुनाव में नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है। ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ भी कुछ हुआ होगा, तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोटर्स हैं। इतना ही नहीं, मालेगांव विधानसभा सीट पर तो 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, तो राज्य के 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में महायुति की तरफ से शिवसेना शिंदे गुट ने 2 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी, जबकि एनसीपी अजित पवार ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। लिहाजा महायुति के घटक दलों को अपने वोट बैंक की चिंता है। इसलिए एनसीपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध किया है। अब देखने वाली बात यह है कि अजित पवार के इस दाव का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको तारुफ करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी नेता अजित पवार गुट से हाजी मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तो सबसे पहले मैं आती हूँ, देखिए रत्नाकर सिंह जी के पास। रत्नाकर सिंह, इस बार का चुनाव तो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की शुरुआत की, लेकिन अब राजनीति तो कुछ और ही यहाँ पर दर्शा रही है। बिल्कुल अंजलि जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महायुति की सरकार अपने विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में गई है और विकास, सिर्फ और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, निश्चित रूप से अगर कोई एकता की बात करता है, अगर कोई यूनिटी की बात करता है, तो इसमें गलत क्या है? आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोग बटे, तब तक इस देश का विभाजन हुआ और हम गुलाम बनते गए। तो आज अगर वह समय है कि जब हम अपने भाइयों को कहते हैं कि आप एकत्रित रहिए, तो निश्चित रूप से हम एकता की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग या कुछ पार्टियां इसको गलत संदर्भ में लेकर के प्रचारित करने का काम कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप आंकड़ा उठाकर कुछ लोग क्या, आप ही के सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट इसका विरोध कर रहे हैं, अजित पवार खुद इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलने वाला है। देखिए अंजलि जी, एक चीज मैं बता दूं कि महायुति में 3 पार्टियां हैं और 3 पार्टियां अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं और वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए स्वच्छंद है। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा है कि हम जितने भी भाई हैं एक साथ एकजुट रहेंगे तो यह देश सशक्त बनेगा, महाराष्ट्र सशक्त बनेगा, भारत विकसित देश बनेगा, महाराष्ट्र विकसित राज्य बनेगा। ये हमारी सोच है। आज मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जो लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं कि जब उलेमा संगठन, 200 से ज्यादा उलेमा संगठन पेपर पे, पर्चियों पे छाप करके मस्जिदों के आगे लगाते हैं कि एक पार्टी विशेष दल को, विशेष संगठन को वोट देने का काम करिए आप लोग। जब ये नारा लगाते हैं तो भाई इनके लिए वो तब धर्मनिरपेक्ष हो जाता है।
लेकिन हम जब कहते हैं कि आप एक साथ एकत्रित होकर रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, तो ये हम कैसे इसमें गलत होंगे भाई? आप जरा बता दीजिएगा इसमें जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं। हम कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब हम बटे थे, चाहे वह श्रीनगर हो, कश्मीर में श्रीनगर हो, वहां पे भी देख लीजिए, वहां पे भी हम हिंदू कमजोर हुआ, वहां पे भी पलायन की स्थिति हो गई। पाकिस्तान तो यस जी, आपका जवाब, रत्नाकर जी की बात पर आपका जवाब लेना चाहती हूँ। देखिए, हम ये मानते हैं कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो देखिए, चिकने घड़े पर पानी डालने से केवल मनोरंजन होता है और समय खराब होता है, बाकी कुछ नहीं होता। आपकी रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस को भी हमने सुना, रत्नाकर सिंह जी को भी हमने सुना, और पूरी बीजेपी आरएसएस को सुन लीजिए। ये अभी सबको मिला के चलने की बात करते करते फिर उलेमाओं पे पहुंच गए। तो देखिए, जो इस पूरी बात का सार है वो ये है कि यदि आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आप ये मार काट बांट छाट की बात नहीं करते। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हमने क्यों नहीं उसको मार काट का नाम दे दिया यात्रा को? हमने तो उसको उसमें कहीं कोई हिंसा की बात ही नहीं करी। इनके वे पार्टी से वो व्यक्ति जो हिंसा के लिए मशहूर हैं, जो भाषण में, आचरण में, पत्रकार से बातचीत में सिर्फ वैचारिक हिंसा करते हैं, उनकी बात को लेके बता रहे हैं कि नहीं साहब हम तो सबके साथ हैं। और उसका नतीजा देख लीजिए। मैं आप ही के चैनल पे और कई चैनलों पे बोल चुका हूं कि अजीत पवार एक बार इनको अच्छा सबक सिखा चुके हैं, उसके बाद भी इनकी समझ में नहीं आया। यदि अजीत पवार ने फिर इनको ऐन समय पे सबक सिखा दिया तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी ये इस चक्कर में है। हाँ जी मुकेश जी, देखिए आपने तो बड़ा जरिया दे दिया, बड़ा मुद्दा दे दिया है एमबीए को। अब वो सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए में रहकर आप सेकुलर भी बने रहना चाहते और स्ट्रेटेजी भी बनी रहे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी मुकेश जी से मेरा सवाल है। अच्छा, देखिए, सेकुलर हमारी, मैडम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। सेकुलर हमारी पार्टी कल भी था, आज भी है, और सबका साथ सबका विकास मोदी जी की भी पार्टी ये सारे देख रहा है किस तरह हम उनके साथ खड़ी में कहिए। महायुति की सरकार में हम काम कर रहे हैं। अजीत दादा पवार साहब हमारे डिप्टी सीएम है, हमारी पार्टी का एनसीपी का अध्यक्ष भी है। लेकिन जब अजीत दादा पवार साहब ने समर्थक नहीं किया है, हम कार्यकर्ता कैसे समर्थक कर सकता है? लोगों के अंदर ये चीज एक जो है आपस में ये कहीं ना कहीं बात हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएम साहब आते हैं योगी जी, और इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं। आप देखिए, देवेंद्र जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने अभी आपके चैनल में देखा है, उनको नितिन गडकरी साहब भी, उन्होंने भी उनका बात को समर्थक नहीं दिया। जो उसके बाद अशोक चव्हाण साहब ने भी नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया उनको, मुंडे मैडम भी नहीं दिया। तो ये कुछ बातें ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता ये सब चीज नहीं चाहता है। वो महाराष्ट्र की जनता ये सब नहीं चाहती कि आपका जो एक खास वोट बैंक है वो नहीं चाहता है। नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो सब लोग कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, देवेंद्र जी भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और इलेक्शन का टाइम अमित भी कर रहे हैं, और हम 20% जो है राजकारण कर रहा है, 80% हमारे समाजकारण, हमारे पार्टी काम कर रही है। लेकिन उनके बातों के ऊपर आप खुद ही आपके चैनल में दिखाए कि 3 बीजेपी के बड़े लीडरों ने विरोध किया है। तो अजीत पवार ने विरोध किया, जब तो हमारे पास कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, हमारे अंदर मुस्लिम भी है, तो भाई हमारे साथ क्रिश्चियन भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। आप कह रहे हैं सब लोग हैं, आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। रमनीश वत्स जी, उसका समर्थन ठीक है, सभी के पास जाना है ना। रमनीश वत्स जी, आपने सभी को सुना। देखिए, अगर हम अजित पवार की बात करें, बारामती से हमेशा से लड़ते आए हैं। हालांकि जब उन्होंने सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में उतारा तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है और हार का सामना करना पड़ा। और लग रहा है कि शरद पवार इसी का उनसे बदला भी ले रहे हैं। अब जब ये नारे का विरोध कर रहे हैं अजित पवार, क्योंकि जो उनका बड़ा वोट बैंक का जो एक बड़ा हिस्सा है अल्पसंख्यक वर्ग से ही आता है, ऐसा तो नहीं कहीं नाराज ना हो जाए कहीं ये बड़ा वोट बैंक? देखिए, अजित पवार जी, सबसे पहली बात उनकी जो पहचान है वो शरद पवार जी के भतीजे हैं, और जो उनकी विचारधारा रही है, कार्यशैली रही है, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलर मैं कहना चाहूँगा,
क्योंकि आज सेकुलर का अर्थ यदि देखा जाए सही मायनों में हमारे देश में, तो हिंदू विरोध करिए आप सेकुलर नेता कहला जाते हैं, सनातन का विरोध कर दीजिए आप सेकुलर नेता कहला जाते हैं। ये चीजें होती है। और मुसलमानों के पक्ष में आप बोलते जाएं, उसके लिए आप चांद तारे कुछ भी वायदे कर लीजिए, आप सेकुलर नेता उभर करके आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं, अरविंद केजरीवाल की बात करूं, ममता दीदी की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, राहुल गांधी जी की बात करूं, शरद पवार की बात करूं, चाहे अजित पवार ही की बात करूं। देखिए अजित पवार वाकई में अभी देखिए महायुति में के वो घटक हैं, हम स्वागत की भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका साथ भी दे रही है। एक नवाब मलिक को छोड़ करके नवाब मलिक की सीट को पूरी तरह से विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज देखा जाए मौलाना आज देखिए किस तरह के विरोध करने का जो स्वर है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का वाकई में डर है अजित पवार जी को, जो मुसलमानों का वोट में हमारे तरफ से मतलब आने से खिसक न जाए। और मौलाना सज्जाद वोरनी जो है महाविकास आघाड़ी को वोट करने की अपील करता है, जमीयत उलेमा जो है वो अपील करता है, यहां तक करता है कि महायुति को वोट देने वाला यानी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करेगा उसको सोशली बायकॉट करना चाहिए। इस तरह के पैगाम दिए जा रहे हैं, मदरसे से मस्जिद से इस तरह के पैगाम दिए जा रहे हैं, खास करके जमीयत उलेमा ने मुसलमानों के बीच में। और आप आज ही हमने बहुत सारे चैनल पे देखा जो लोकल मुसलमान है इस तरह की बात वो कर रहे हैं, खुले मीडिया में ये बातें आ रही है कि हम जमीयत उलेमा जो कहेगा वही हम करेंगे। तो ये जमीयत उलेमा महाराष्ट्र में एक देखिए बहुत बड़ी पैठ है उसकी, खास करके मुसलमान भाइयों को जो भी पैगाम दिए जाते हैं वही वो करती है। इससे इसका फर्क पड़ता है। देखिए राष्ट्र की बात है, यहाँ पे राष्ट्र प्रेम की बात है। देखिए जाहिर तौर पर जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि एक वर्ग विशेष की बात जब करते हैं, वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, ये एक बड़ी वजह है कि आप नारे से बिल्कुल अलग थलग होकर चल रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। हाजी नाजिम जी ठीक है, और मेहमानों के पास पहले और मेहमानों के पास चली जाती हूँ। हाजी नाजिम जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला सेट किया जाता है महायुति उससे चूक गई हो और इस बार उसी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव में तो हम पूरा इसी पर ही फोकस करेंगे, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीत पर सिर्फ फोकस करो। स्ट्रैटेजी होगी कि अलग अलग होकर के हमें चलना है और वो वोट बैंक है उसे अलग नहीं बिखरने देना है। हाँ अंजलि जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। हाँ देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हो रहा है, और ऐसा लगा कि ये चुनाव ना होकर ये धर्म युद्ध पे आ गया पूरी तरीके से। जहां पर विकास की बात होनी चाहिए, जहां प्रतिवर्ष नौकरियां की बातें होनी चाहिए, जहां पर स्मार्ट सिटी की बातें होनी चाहिए, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म युद्ध वाली बातें हो रही है। यहाँ पे जमीयत उलेमा का बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंजलि जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल बनाया जा रहा है एक कम्युनिटी के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। ये देश तो संविधान से चलता है, लेकिन बात जब आती है तो ये क्या कहते हैं कि जी ये तो फतवा दे दिया गया है यहाँ पे। अरे भाई, फतवा एक मुस्लिम समाज के लिए होता है, ये फतवा नहीं है। ये जो चिट्ठी है ये है जमीयत उलेमा की तरफ से एक समर्थन पत्र वाले लेटर के। यहाँ पर किसी फतवा और चिट्ठी की बात नहीं हो रही है, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं। फिलहाल हम इस नारे बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चा करें। बटेंगे तो कटेंगे में सब बटे क्यों हुए हैं, क्यों आखिर अलग थलग होकर के चल रहे हैं? सवाल मेरा आपसे यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महायुति ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला सेट किया जाता है लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी हो, और इस बार यही वजह है कि अजित पवार गुट से 5 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे गए हैं। हाँ देखिए, अभी आपने कटे और बटे वाली बात कही है, तो अंजलि जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात हो जाती है तो देश सुरक्षित हाथों में, और जब ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाएगी तो देश सुरक्षित हाथों में। और तो और जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होता है तो वहीं पर ये क्या करते हैं कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर देने के एक योजना चालू कर देते हैं फ्री, और वहीं पर क्या कहते हैं कि देखिए हम मुस्लिम समाज को आप बोल पाते हैं, बोल पाते आप जिस तरह से मुखर होकर के टीवी पे बोल रहे हैं आप नहीं बोल पाते। यदि आप बोल पा रहे हैं इसका मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में है। 2014 से पहले ये पता था, 2014 से पहले श्रीवास्तव जी को दोनों को शांत करना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी कहिए। आप 2014 एक मिनट
समय दीजिए, सारे मेहमानों को समय दीजिए बोलने का। सब हाँ, ये श्रीवास्तव जी बोलिए। क्या बातें कर रहे हैं अंजलि जी, हाँ। महाराष्ट्र की बातें करिए। पटने कटने का ऐसा है कि सबसे एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है जब ये नारा हम सुनते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो पहला सवाल ये उठता है कि क्यों बटेंगे और कौन काटेगा। तो क्यों बटेंगे? क्योंकि बीजेपी आरएसएस वाले सोशल मीडिया पे पूरी तरह लगे हुए हैं, पूरे टाइम हिंदू मुसलमान, यहाँ भी देख लिया हमने इस पैनल में, एक व्यक्ति प्रवक्ता बने बैठे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जो स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के किसी निर्णय का। क्यों कर रहे हैं भाई? अजीत पवार हमारे साथ हैं तो हम स्वागत करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन मैं आपको हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। आप जैसे नकली हिंदू नहीं है, बीच में मत बोलो। आप जैसे नकली हिंदू नहीं है, ठीक है? आप जैसे नकली हिंदू नहीं है। एक मिनट पहले अरे तुम्हारा बाप नहीं अरे तुम जैसे लोग ही ना, तुम जैसे लोग ही गद्दार हो हमारे देश में। जयचंद की औलाद यदि मैं कहूँ तो वाकई में कहना उचित होगा। मत करिए या श्रीवास्तव जी। नहीं अंजलि जी, ये कोई नहीं होता है। जयचंद की औलाद, औरंगजेब की औलाद, यही सब लोग हैं। बाप औरंगजेब की औलाद, तुम्हारे तुम ही जैसे लोग, तुम ही जैसे लोग औरंगजेब की औलाद है। औरंगजेब की औलाद जो है जिसको पढ़े हैं, कांग्रेस पार्टी को आज चला रहा है। अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है कोई भी। क्या बातें कर रहे हैं? महाराष्ट्र की बातें कर रहे हैं। क्या बातें आज देश कटेंगे और बटेंगे इसलिए कहा जा रहा है कि आज हिंदू जो है अल्पमत हो गया है। देश से 9 राज्यों में आज अल्पमत है, इसलिए योगी जी का पैगाम वो पैगाम तक नहीं है। अंजलि जी, ये मंत्र है और सनातनियों के लिए वाकई में मंत्र है। मैं इसलिए का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज लक्षद्वीप में 2% हिंदू है, मुसलमान कितने? 97%। मिजोरम में 3% हिंदू है, 90% ईसाई है। नागालैंड में 8% हिंदू, 90% ईसाई है। मेघालय में 11% हिंदू, 84% ईसाई है। कश्मीर में 28%, 69% मुस्लिम है। अरुणाचल में 29%, 31% ईसाई है। मणिपुर में 31%। तो आज हिंदू जो है अल्पमत में है। और वाकई में आज जो ये पैगाम जो है योगी जी का पैगाम तक नहीं है, ये नारा नहीं है, बस ये नारे के साथ साथ ये जो है खास करके ये मंत्र है, सनातनियों के लिए मंत्र है। आज 1900 नहीं बटेंगे, यहाँ पर 1905 में बंगाल ब्रेक का वक्त हो रहा है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, पर आखिर महायुति में ही क्यों सभी बटते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अजित पवार ने साफ तौर पर कह दिया था कि महाराष्ट्र में तो ये नारा नहीं चलने वाला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सभी का। वापस से हाजी मुकलेश जी आपके पास आते हुए। हाजी मुकलेश जी, एक बात सवाल यही है फिर से कि क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजिक तौर पर अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आपकी ओर से ये कहा गया कि हम तो भाई साथ नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, हम तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, भले ही आप अपने ही सहयोगी फडणवीस से ये भी सुनने को तैयार है कि आप हिंदू विरोधी हैं? देखिए, ऐसा है कि वोट बैंक की बातें बार बार जो आप कह रही है, ये वोट बैंक की बातें बाद में, पहले महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है, भाईचारा पसंद है। और ये योगी जी बाहर से आकर इस तरह की बातें करे तो ये महाराष्ट्र के लोग जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के डॉक्टर ज्योतिबा फुले सोचते इन लोगों को पसंद नहीं है सब बातें। सबने विरोध किया है, उनके लोग बीजेपी उन्होंने विरोध किया है। मेरे अजित पवार साहब विरोध किया है, उन्होंने समर्थक ने बात किया। रत्नाकर जी, हाजी मुकलेश जी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के लोगों को भाईचारा पसंद है, ये सब बातें नहीं पसंद है। बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, ये बातें नहीं करना चाहिए। रत्नाकर जी जवाब दीजिए। अंजलि जी, मुझे बोलने का मौका बहुत कम दिया गया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे अपनी बातों को रखने के लिए पूरा समय दिया जाएगा और पैनलिस्ट हो जाएगी मुझे। देखिए, अभी मुकेश जी की बातें सुन रहा था मैं, अन्य पैनलिस्ट की बातें सुन रहा था, महाराष्ट्र की जनता के बारे में बात कह रहे थे। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब छत्रपति शिवाजी को ऊपर आंच आई थी, इस महाराष्ट्र के अस्मिता के ऊपर आंच आई थी, जब मुगलों ने इस महाराष्ट्र की अस्मिता को लूटने का काम किया था, तब हिंदू एक साथ एकजुट होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया था। और वही एकजुटता का असर था और परिणाम था कि हमने मुगलों को इस धरती से बाहर भेज दिया। अरे भाई साहब सुन लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिएगा, आप सुन लीजिए। मैडम जी, एक मेरी बातों को पूरा करने दीजिए, ठीक है? अब हाँ, जब इस धरती पे
जब जब इस धरती पे मुगलों ने इस तरह से आक्रमण किया है, हिंदू जो है इस महाराष्ट्र की धरती पे एकजुट एक साथ रह के मुगलों का सामना किया और परास्त किया। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, कांग्रेस के ऊपर कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा की, भारत तो जुड़ा नहीं, आपकी पार्टी उल्टी टूटती गई। और ये कह रहे थे, देखिए एक ही मंशा और मकसद है इनका मकसद है कि जातियों के नाम पे लोगों को एक दूसरे से तोड़ने का काम ये करेंगे। फूट डालो और राज करो की नीति ये अपनाते हैं। इसी की वजह से ये जातिगत जनगणना कराने और जातियों को तोड़ने का काम करते हैं। ये देखिए जाति, अब सारे लोग अगर आप चाहते हैं कि जाति सारी एक आ जाए। ठीक है यश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं रख नहीं पाया। ठीक है रखिए बातों को रखने दीजिए प्लीज। देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, जातियों को लड़ा करके और तोड़ करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है। और ये हिंदू जब एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने ये वादा किया है इन लोगों से कि हम 10% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आप भाई अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो आपके हक का आरक्षण ये जब सत्ता में आएंगे तो छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तो ये किसका हक जो है काट रहे हैं, ये किसका हक ये छीन रहे हैं, ये कांग्रेस बता दे मुझे। दूसरी चीज संदेश दे रहे हैं यश श्रीवास्तव जी, आप जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप तो हिंदुओं को ही जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, यानी कि इस फहरिस्त में पीछे तो आप भी नहीं है। अंजलि जी, आज एक वीडियो आया है, एक भाजपा के विधायक भाजपा की मीटिंग में प्रभारी मंत्री को एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं और बड़ी खीज है उनके स्वर में कि आखिर हम जनता से कितना सहें, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल में प्रसूति के लिए पैसा वसूला जा रहा है, डॉक्टर दारू पी के इलाज करने आता है और 2 महिलाएं मर चुकी। ये बीजेपी की हालत है, उनके खुद के विधायक शिकायत कर रहे हैं। आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उसी पर हूँ, मुद्दा कुछ और है। अंजलि जी मैं विषय से इधर उधर नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। भाजपा का विधायक भाजपा के प्रभारी मंत्री से ये शिकायत कर रहा है, यानी महायुति तो छोड़िए, बीजेपी में खुद में फूट है, क्योंकि इनका ये जो पर्ची शासन चल रहा है उससे असंतोष है, क्योंकि ये किसी के नहीं सुन रहे। अब महाराष्ट्र में ये बताते हैं, ये सबको सिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई सेक्युलर शब्द के मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो जो भी है, लेकिन इनसे पूछिए कि भैया धारावी कौन से किसी एक ही हिंदू को क्यों दे रहे हो धारावी? वो भी धारावी में 600 एकड़ जमीन है, ये 1500 एकड़ जमीन देना चाहते। क्यों आप महाराष्ट्र में सब जगह प्रोजेक्ट दे रहे हो? क्यों मुंबई में लैंड पार्सल हो रहे हैं? और जिस पूरे महाराष्ट्र को, जिस हिंदी फिल्म उद्योग को पूरे महाराष्ट्र में, नहीं सवाल उनका ये है कि मिलाकर आपसे वो सवाल यही करना चाह रहे हैं कि बात तो आप भी रहे हैं, आप बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उलेमाओं की चिट्ठी आती है तो आपके नाम पर आती है, उनका यही दावा है कि सोशल मीडिया पर जो चिट्ठी वायरल हो रही है वो आपके नाम आई है, और दूसरी तरफ जाति जनगणना की बात खुले मन से की जाती, विदेशों में भी की जाती है, तो उनका सवाल यही कि बात तो जनगणना, सुनिए जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं है कि जातियां अलग अलग की जाए, और हमने सिर्फ इतना कहा है कि पहले जनगणना तो करके दिखाइए, उसमें केवल एक कॉलम आएगा ताकि पता चले कि देश में कितने लोग हैं, क्या है। अब इसको चैलेंज करने की स्थिति तब होती है जब इन्होंने सेंसस कराया होता। 11 साल हो रहे हैं, जनगणना ही नहीं हुई है, जाति की तो बात बाद में होगी। तो देखिए बहानेबाजी कुछ भी की जा सकती है। मैं ये कह रहा था कि जिस महाराष्ट्र में हिंदी फिल्मोद्योग खड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपने अपने काम किए, उसमें जाके आप बटेंगे कटेंगे नहीं, सभी बट गए। उनका यही मानना है कि फिर तो आप भी बांटने का काम कर रहे हैं, अगर वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं तो आप भी बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए किसी भी महाविकास आघाड़ी के किसी भी क्षेत्रीय दल ने ऐसी कोई बात नहीं उठाई है जैसी इस समय इनके इस नारे के लिए उठ रही है, क्योंकि जब ये अपने यहाँ टीवी बहस में अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते, ये हिंदू मुस्लिम की बात किए बिना नहीं रह सकते। हम तो आपसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के रोजगार का क्या, धारावी का क्या, महाराष्ट्र के किसानों का क्या, एमएसपी कैसे होगी, महिलाओं को हम फ्री बस सेवा देने की बात कर रहे हैं। ये तो आपको वही हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। राहुल गांधी जी अपने मंच से या किसी भी नेता ने कहा हो कि भाई हिंदू मुस्लिम फलाना धर्म धमकी जाती है, तो किसी ने नहीं कहा। मैं काउंटर जवाब सीधी तर्क की बात है। देखिए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है रत्नाकर जी, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं अंजलि जी एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो हमारी बातों से विचारों से सहमत नहीं है, अब ये बताइए, जब एक विशेष समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, इनका 200 से ज्यादा उलेमा संगठन एक साथ एकजुट होकर के अगर मस्जिदों पे पोस्टर लगाता है और कहता है, आपने अभी कहा कि विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय का, आपका नहीं है क्या वो?
क्यों नहीं, हमारा भी है। हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं, इसलिए लाठी बहन योजना में उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है। 2.5 करोड़ लोगों में उनके भी लोगों को हम दिया है। हमने पीएम आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा, अगर मैं की बात करूं, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान भी विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह माने कि पहले से ही सब कुछ स्ट्रेटेजी अब बन चुकी है कि अपना अपना क्षेत्र संभालिए? पहले मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा। अंजलि जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मत मुझे समय दीजिएगा। ठीक है रत्नाकर जी। आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तब ये कुछ नहीं बोलते। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को तिलक लगाने से रोका जाता है, मंदिरों में पूजा पाठ करने से रोका जाता है, 10 सेकंड हो गए भैया। कहते हैं आज वो वहां पे कमजोर होते हैं, जब काटे जाते हैं तब ये कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन इनके लिए धर्मनिरपेक्षता तब अच्छी रहती है जब उलेमा संगठन मस्जिदों के आगे पोस्टर लगाने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए कहते हैं, तो वो भाई धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन हम जब अपनी एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे की बात करते हैं, तो इनको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं, हम काटने और बांटने की बात करें। अरे इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हिंदू बटे हैं तब तब हिंदू कटे हैं। पाकिस्तान में हम लोग 15% थे, आज 1.5% महज रह गए हैं। बांग्लादेश में हम लोग 28% थे, आज महज 8% रह गए हैं। तो ये जम्मू श्रीनगर में देख लीजिए, हिंदू कमजोर हुआ तो वहां से उनको कश्मीरी पंडितों को पलायन करने की स्थिति इनके सरकार में आई। तो ये तो साफ इतिहास दर्शाता है ना कि हमारी एकजुटता को ये तोड़ने की जब जब कोशिश की है और जब जब हिंदू टूटा है तब तब जो है हिंदुओं को नुकसान हुआ है। ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तथाकथित सेकुलर पार्टी है जो हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं का अपमान और हिंदुओं को तिरस्कार करने के लिए ये कह रहे हैं कि आपने जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब आपने सवाल नहीं उठाया, और उलेमाओं के आप साथ नजर आते हैं जब वो आपको समर्थन करने की बात कहते हैं। अंजलि जी देखिए, अयोध्या में जिस जमीन के पीछे इतना विवाद हुआ था, उस जमीन से कुछ किलोमीटर दूर राम मंदिर बना है। जिस जमीन का विवाद था उस पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का ऐलान खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो तब ये उलेमा सब बताया नहीं था क्या ये रत्नाकर सिंह जी ने मोदी जी को कि वो उलेमा की चिट्ठी आ रही है, हो रहा मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। मोदी जी तो बोला है भैया सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी, तब क्यों नहीं बोले। ये बांग्लादेश का हिंदू बता रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अभी 2 दिन पहले मणिपुर में एक अध्यापिका को उसके 3 बच्चों समेत जला दिया गया जिंदा। इनके अंदर का हिंदू और देशभक्त नहीं जागा, सॉरी राष्ट्रभक्त नहीं जागा इनके अंदर का। ये सिर्फ बातें मारने में है। ये मुंबई सीधा मुद्दा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धारावी अडानी को दी जा रही है, किसानों का हक मारा जा रहा है। महायुति के माध्यम से बीजेपी देश को लूट रही है, महाराष्ट्र को, और पूरे कारोबार गुजरात जा रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज गुजरात जा रही हैं। इस बात को बचाने के लिए महायुति को हराना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, चाहे वो किसी को भी चुने, लेकिन बीजेपी को हराना महाराष्ट्र के लोगों को जरूरी है। और ये जो बात अभी कह रहे हैं रत्नाकर सिंह और जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सेक्युलरिज्म इसलिए नहीं समझते क्योंकि इनके नेता जो हैं वो सेक्युलर संविधान को खाली किताब कहते हैं। वो किताब खाली नहीं है, ये पढ़ना नहीं जानते। उसी तरह सेक्युलरिज्म झूठा नहीं है, ये उसको झूठा बनाने पे तुले हुए हैं। ये फर्क है। ये नारा जिस नारे का लगातार रत्नाकर सिंह हंसिए मत, अभी ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा ना रोना आ जाएगा। राहुल गांधी संविधान की किताब के अंदर कोरा पन्ने माथे पर सिक्का चिपकाने वाला एक ही प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। रत्नाकर सिंह एक ही प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। ये सर्वविदित है कि राहुल गांधी किस तरह लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। और रही बात लूट की, अभी कह रहे थे, मैं बता दूं अंजलि जी, यही महावसूली की सरकार, एमवीए की सरकार, जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, हम उसको महावसूली की सरकार कहते हैं, 100 करोड़ वसूली करके और किस तरह से अपने खजाने भरने का काम किया है, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है और सर्वविदित है ये चीज। और महाराष्ट्र की जनता इस बार आपको करारा जवाब देने वाली है, क्योंकि हमने जो विकास के कार्य किए उस विकास के काम के आधार पर हम महाराष्ट्र की जनता के पास जा रहे हैं और वोट मांगने का काम आपके पास आते हुए रमनीश जी, देखिए अजित पवार ने ये भी जिक्र किया कि अशोक चौहान भी विरोध कर रहे हैं, पंकजा मुंडे भी इस नारे के फेवर में नहीं है। मुझे लगता है कि वाकई में देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहते हैं ना वही सेकुलर वाला शब्द
उनके अंदर भी लेकिन इसमें कीड़ा एक- कीड़ा एक ये भी कीड़ा जो है वजह कभी कभी समझी जा काटने सकती लगता है। एक मिनट, बात सच है। बात पहले मेरी अशोक पूरी सुन चौहान लीजिए। भी तो कांग्रेस पार्टी से होकर ही आए हैं ना, इतनी जल्दी वो घुलने मिलने में टाइम लगेगा एक उनको। ये भी तो उनको वजह हो टाइम सकती देना है कि चाहिए, मुझे लगता जिस है। इलाके से उनको वो आते समय- हैं, नहीं, नांदेड़ की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती, वहाँ 14% मुस्लिम वोटर्स हैं, और पंकजा मानता हूं मुंडे इस की बात बात को। करें तो बीड में 12% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से देखिए, ही सब कुछ पूरी रणनीति तैयार है? देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास वाकई में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बटेंगे कटेंगे वाली बात है, बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का कोई, मुझे लगता है कि नजरिया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है कि हिंदू कैसे एक हों, वाकई में एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भाई, और सेफ भी रहेंगे। दूसरी बात है कि जातियों में जाति जनगणना करवा करके राहुल गांधी जी बहुत बड़ा तमगा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इससे हासिल क्या होने वाला है? देखिए, जातियों की बात करें तो देश में 2378 जातियां हैं कुल, उसमें से 115 जो गोत्र हैं वो भी ऋषियों के नाम पे, वो 115 ऋषियों के नाम पे जो गोत्र हैं सनातन में, हिंदू में, सब के सब यदि एक हो जाते हैं तो सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। ये नारा है, मतलब इस तरह की सोच रखते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी को लेकर के चलती है। और दूसरी बात है सबका साथ और सबका विकास, उसमें सारे धर्म आ जाते हैं, सारे मजहब भी आ जाते हैं, उसमें कहीं से भी कोई भी दुर्भाव की भावना नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि हाँ मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब कह दिया गया भैया हमारे देश के जो संसाधन है उसमें बस एक मुसलमानों का ही हक है, मनमोहन सिंह कहा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी नहीं ऐसा कहा। आज सारे सुख सुविधाएं जो है मिल रही है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता जो क्या कहलाता है, आज मैं उसका वानगी देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी हो जाती है? दाऊद इब्राहिम को विदेश जब भेजना होता है तो कांग्रेस पार्टी हो जाती है, मर्सी पिटीशन जब देना होता है याकूब मेनन के लिए, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। अफजल गुरु जब हम अफजल गुरु के लिए तेरे पापी जिंदा है, उसके लिए कन्हैया कुमार सामने आ जाता है। फिर उसके बाद फिर नहीं सुनिए, आज यासीन मलिक को पुरस्कृत करने का भी काम किया जाता है, वो मनमोहन सिंह की सरकार में किया जाता है। ठीक है हाजी नाजिम जी, अभी आपने रमनीश जी को ये भी कहते सुना होगा कि जब बात हिंदू की हो तो आप विरोधी हो जाते हैं, विरोधी कहे जाते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिमों के पक्ष की बात करते हैं तो आप सेकुलर खुद को बताते हैं। तो ये कहाँ की राजनीति है, इससे आप कैसे ताल्लुकात रखते हैं? हाँ अंजलि जी, शायद मुझे लगता है कि रमनीश भाई ने या तो संविधान पढ़ा नहीं है या संविधान की इनको जानकारी नहीं है। देखिए, हमेशा ही इस तरीके की बात रमनीश भाई करते हैं, और जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में है। अरे भाई, हम भी मानते हैं देश सुरक्षित हाथों में होने के बाद तो हमारी बहन बेटियां, हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीनने की बात होती है। और रमनीश भाई ने अभी क्या कहा, सुन लीजिए, रमनीश भाई ने अभी क्या कहा कि भारत के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये बोला था कि यहाँ के संसाधनों में कहा था समाज का हक है। इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला। अरे भाई, अल्पसंख्यक कहा था उन्होंने, शायद इनको इस बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगा, वाकई में कहा था मनमोहन सिंह जी ने कहा था नहीं हो। यार भाई, फिर से जाकर के सुन लीजिए, सुन लेना, अरे पूरा बयान सुन लेना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? अरे जब रुपया नीचे गिर रहा है, संविधान निर्माता ने भी क्या कहा था आप लोगों के लिए, वो भी सुनवाता हूँ अभी। भारत का रुपया नीचे गिर रहा है जबकि डॉलर ऊपर हो रहा है, और जबकि देश का एक वक्त ऐसा था कि डॉलर नीचे था, रुपया ऊपर था। तो देखिए, आज देश कहां से कहां आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, देश के अंदर रोजगार की बात होनी चाहिए, देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात कोई कर ही नहीं रहा है ना। बढ़ना चाहिए, उस तरीके की बात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि आज कौन माहौल बनाया भाई, कौन माहौल बनाया ऐसा देश में? असुरक्षा, सुनिए आरएसएस, यदि आरएसएस ना होता ना तो शायद आप लोग भी जीवित नहीं रहते, आप लोग भी सुरक्षित ना रह पाते यहाँ पे। यदि आप सुरक्षित है ना, उसका भी क्रेडिट आरएसएस को ही जाता है, आरएसएस को ही जाता है। आपको जितने मलाल है, मुझे पता है कि आरएसएस जो है आपकी नींव को ना बिल्कुल पूरी तरह से झकझोर चुका है, आपकी नींव को हिला रखा है आरएसएस ने, इसलिए आपको डर है आरएसएस से। सुनिए, आपने संविधान की बात करी, तो संविधान निर्माता ने आप लोगों के लिए क्या क्या कहा है वो भी सुनना जरूरी है। सुनिए,
कहिए डॉक्टर अंबेडकर जी, की आपके किताब पास- आपको याद रत्नाकर होगा जी, ना? नहीं सुनिए, जल्दी कहिए, फिर यश जी के पास भी आना है। नहीं, आपकी बात नहीं सुन लिया, अब सारे मेहमानों से भी चर्चा करनी है। रत्नाकर जी, देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ये कहा और मैं आंकड़ों पर बैठा हूं, बहुत सारे आंकड़े पेश कर दूंगा कि हमारी सरकारों ने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या क्या किया है और देश में किस तरह से हम जीडीपी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एफडीआई इन्वेस्टमेंट के मामले में, मेट्रो के मामले में नंबर 1 बने हुए हैं, और वो भी महायुति की सरकार में हमने काम किया। हम उसी के आधार पे हम जा रहे हैं लोगों के पास। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा इनसे सबका साथ सबका विकास नारा था आपका, मेरी बात सुन लीजिए रत्नाकर जी, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा कहाँ चला गया? आज भी हम अंजलि जी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर के चल रहे हैं। और आपको बता दूं मैं, और महाराष्ट्र की जनता को बता दूं मैं, देश की जनता को मैं बता दूं यहाँ पे कि आज मोदी जी की नीतियों का जो देश में लागू है, वो योजनाओं का लाभ अब सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो इनके समाज को मिला है, अल्पसंख्यक समाज को मिला है। ये पूरा आंकड़ा है। तो ये किस हिसाब से कह सकते हैं कि हम जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करें? हम तो सबका साथ सबका विकास का सीनियर। लेकिन अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा अंजलि जी, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। आज जो है महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात की जा रही है। लोकतंत्र में वोट जिहाद की बात करने वालों को धर्म युद्ध में सभी को, महाराष्ट्र की जनता को एक साथ एकजुट होकर अपने वोटों की आहुति करनी है और फिरका परस्त ताकतों को नेस्तनाबूद करना है इस लोकतंत्र के चुनाव में। ये मैं महाराष्ट्र की जनता से आज अपील करना चाहता हूँ। 80-20 की बात कौन करता है रत्नाकर जी? 80-20 की बात कौन कर रहा है, ये बता दीजिए ना। अरे आप कहते हैं वोट जिहाद करो, आप कहते हैं कुछ कहना चाह रहे बहुत श्रीवास्तव जी, कहते हैं हर घर से नसरल्ला निकलेगा, हर घर से नसरल्ला निकलेगा, वोट जिहाद करो, सब एकजुट हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। ये कौन कहता है? आज अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो कांग्रेस उनको आपस में लड़ा करके और आप जैसे लोगों को सत्ता में ला करके और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके आप मुसलमानों को दे देंगे। यही तो इनकी मंशा है आज। कहिए। अब मेरा निवेदन है कि कोई बीच में ना बोले, ये मेरा आपसे निवेदन है, उन लोगों से नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2018 में हाइपर लूप प्रोजेक्ट ना एक आया था, कहते थे बंबई से पुणे 25 मिनट में यात्रा होगी, खूब तमाशा हुआ था। उस समय भी फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। कहाँ है वो प्रोजेक्ट? 100 स्मार्ट सिटी, बाकी सबको तो छोड़िए, बंबई पुणे बने क्या? नहीं। बुलेट ट्रेन, इनका गुजरात में ब्रिज गिर गया। ये सब गलत अफवाह आप हरियाणा चुनाव में भी फैला चुके थे। बीच में मत बोलिए रत्नाकर सिंह जी, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं रत्नाकर सिंह, बीच में नहीं, बीच में नहीं रत्नाकर सिंह, नहीं रत्नाकर सिंह, ये शाखा नहीं चल रही आपकी। कोशिश करिए झूठे रत्नाकर जी सुन अरे लीजिए, झूठा नरेंद्र मोदी है, उन्होंने आपके समय में नहीं बोला था, आपकी बारी में नहीं बोला था, बोलने दीजिए उन्हें। हाइपर लूप प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। बंबई में बड़े बड़े चौराहे ऐसे हैं जहां सड़कों की जगह लोहे की चादर बिछा के काम चलाया जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जी अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में ऐसी बात सोचते हैं, जैसा ये बोल रहे हैं कि भैया इसी समाज ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, तो इन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ बैठ के उलेमाओं के नाम पे रोने की। ये तो बोलते कि हमसे तो सारे समाज खुश है, और वो सारे समाज कहते हैं कि हाँ हम इनसे खुश हैं, पर ये नहीं है। अरे जब ये टीवी बहस में एक्टिंग भी नहीं कर सकते सब धर्मों को साथ लेके चलने की, बिना मुस्लिमों के नाम पे रोए ये अपनी बात नहीं कह सकते, ये क्या करेंगे? अच्छा, एक प्रश्न का जवाब यही एक सच है। अडानी से धारावी को बचाने के लिए महाराष्ट्र के किसानों के लिए तमाम लोग अडानी को ले आए चेता रहे हैं। आप तेलंगाना में प्रोजेक्ट क्यों, अडानी का प्रोजेक्ट क्यों लगा रहे हैं भाई? और ये जो कर्नाटका में, तेलंगाना में अडानी का प्रोजेक्ट लगाने से मना कर देना चाहिए ना। यहाँ पे टीवी पे बैठ के प्रवक्ता या राहुल गांधी जी भाषण देगा अडानी, और वहाँ पे आप जो है पलके बिछाए रहते हैं, अडानी यहाँ और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगाओ। अरे किस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं आप समाज में? नहीं, इस तरह की गलत भ्रांतियां, भ्रम मत फैलाओ जनता में। और देखिए विकास की बात वाकई में होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, यदि जनता के बीच में विकास नहीं कर सकती है, मुझे लगता है जनता के बीच में जाने का कोई हक नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, शरद पवार जब हुआ करते थे भारत सरकार के कृषि मंत्री,
आप देखिए 2004 से लेकर 14 के बीच में मात्र 1,91,000 करोड़ का उन्होंने जो है केंद्र सरकार से दिया था उन्होंने फंड। और आज की बात करूं तो 2014 से 24 के बीच में 10,15,000 करोड़ का जो है फंड दिया गया है महाराष्ट्र के विकास के लिए। तो महाराष्ट्र के विकास के लिए आप लोगों ने कितना क्या किया है? आपने विकास करते विकास की तो बात कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टी विकास की बात नहीं कर रही। आपको रोकना चाहूंगा। देखिए अब हमारे पास कम समय बचा हुआ है। हाजी मुखलेश जी के पास आते हुए वक्त के लिए मांग नहीं, ठीक है, आप उसके लिए विकास करेंगे। हाजी मुखलेश जी के नहीं, ठीक है, रमनीश जी बस उसके लिए आप विकास करेंगे। ठीक है, तो आपका विकास जनता के बीच के लिए करना है। उन्हीं के विचार पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि अजित पवार का ये जो विचार है वो साथ नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब कांग्रेस की तरफ से शुरू में ही कह दिया गया कि देखना बाद में धोखा दे देंगे। हाजी मुखलेश जी, देखिए धोखा देने की बात नहीं है। अजित पवार महाराष्ट्र के और हमारे निशानी घड़ी है, एनसीपी पार्टी के हकदार है हमारी। और अजित पवार की नहीं पड़ेगा और किंग मेकर होगा अजित पवार कार्यकर्ता और जनता अजित। और जो ये जो प्लान है उसकी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारी तो दूर की बात है, हमारे लीडर अजित पवार का समर्थन नहीं किया तो हम समर्थन नहीं करते इस बयान का। नहीं, उनका ये कहना है कि आप पहले भी आप दूसरे गुट से आए थे, एमबीए से आए थे, और अब अगर आप इस तरह की विचारधारा अपनी प्रकट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि चुनाव के आते आते या फिर चुनाव खत्म होने के बाद आप धोखा ना देते कहीं। वो हमारी पार्टी सर बचा है तो वो बचा के रखे सजा के। उनका फिक्र हमारी फिक्र करने की उनको जरूरत नहीं है। पार्टी के जो लीडर है जनता हमारे साथ है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और किंग मेकर होगा अजित पवार। सरकार बनेगी तो अजित पवार वो बाद में हम तय करेगा काम करना है। ठीक है, लेकिन जरूर ये है कि अजित पवार। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। अंजलि जी देखिए, मैं ये यहाँ पर साफ कर देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के लोगों के बारे में ही बात कर रहा है। शायद आपको ऐसा लगा कि हम भी जाति या धर्म की बात कर रहे हैं, सब बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी योजना लागू होगी, महिलाओं को हम हर महीने 3,000 रुपए महीना देंगे और फ्री बस सेवा देंगे। उसके अलावा युवाओं के लिए स्टाइपेंड है, किसानों के लिए एमएसपी है, 3 लाख का लोन वेवर है, हर परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है। ये सब बातें हम ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि जनता को नीचे से ऊर्जा देने की जरूरत है। 3 लाख का ऊपर से ये पैसा लूट के अडानी को भरते जा रहे हैं और करा भी दे रहे हैं। लेकिन हम वही जल्दी से रमनीश जी, जल्दी से, फिर उसके बाद मुझे रत्नाकर जी के पास भी जाना है। मैं तो चाहता हूँ अंजलि जी आप ही इनसे पूछ लेना, क्या तेलंगाना में पहले से मिल रहा है क्या सारे सुविधाएं? आप 3 लाख का आप जो वेबर आप बता रहे हैं, आप तेलंगाना कर्नाटका में मिल रहा है क्या? हिमाचल में मिल रहा है क्या? देख लो जाके, मिल रहा है। ठीक है, अरे मिल रहा है भाई। ठीक है, अब मुझे रत्नाकर जी के पास भी जाना है। रत्नाकर जी, पायलट पे भी टैक्स लगाने की जरूरत पड़ गई आखिर हिमाचल में। जी, अजित पवार जी अलग है, पंकजा मुंडे अलग है और अशोक चौहान भी अपनी विचारधारा उन्होंने प्रकट कर दी है कि वो बटेंगे तो कटेंगे के साथ नहीं है। ये नारा नहीं चलने वाला, इस नारे का फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है एक सोशल इंजीनियरिंग की, या फिर बीजेपी अंदर खाने में बहुत कुछ गलत चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रही है कि अब ठीक नहीं होने वाला है कुछ? बिल्कुल अंतर्द्वंद नहीं चल रहा है अंजलि जी। देखिए महाराष्ट्र में हम लोग एक साथ एकजुट और एक सुर में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। और रही बात कटेंगे और बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारा की, तो मैं यह साफ तौर से स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि नारा हम एकजुटता के लिए दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। तो
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये नारा गूंजा है। हालांकि बटेंगे तो कटेंगे नारे की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद से की थी मंच पर, लेकिन अब ये नारा चुनाव में भी चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि अब कुछ इसमें विचार अलग अलग नजर आ रहे हैं। अजित पवार ने अपना विचार प्रकट किया है कि वो इस नारे के साथ नहीं है। हालांकि नतीजा क्या होता है सबका ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। लाडकी